हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सरिता नरवरिया और वेलकम करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21 में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस वीक की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। और इस वीडियो को हम बहुत ही डिटेल में और हर एक क्वेश्चन की इमेज के साथ डिस्कस करेंगे। तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ में इसे नोट भी करते चलें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाईएसआर यंत्र सेवा योजना शुरू की? तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी, इन्होंने वाईएसआर वाईएसआर यंत्र सेवा योजना शुरू की है। और आपको इमेज में यहाँ पे दिख रहे हैं झंडा लिए हुए, ये है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर यंत्र सेवा योजना शुरू की है। और इन्होंने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चुट्टू केंद्र में ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टर के वितरण को हरी झंडी दिखाई। इस योजना के तहत किसानों को सस्ती दर पर ट्रैक्टर और हार्वेस्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये है इस योजना का उद्देश्य। और इसमें लगभग 3,800 ट्रैक्टर और 320 कंबाइन हार्वेस्टर पूरे आंध्र प्रदेश में रायथू भरोसा केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही इस योजना के तहत राज्य के 5,260 किसान यूनियन के बैंक खातों में 175 करोड़ की सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी। और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो है विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आप जानते ही हैं, ये हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जानवरों के लिए भारत का पहला कौन सा कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुआ? तो अभी हाल ही में जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा स्थित आईसीएआर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन एनआरसी द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया। और ये जो एनोकोवैक्स है ये जानवरों के लिए एक निष्क्रिय सार्स कोव 2 डेल्टा टीका है। और एनोकोवैक्स द्वारा प्रेरित प्रतिरक्षा सार्स कोव 2 के डेल्टा और ओमाइक्रोन दोनों प्रकारों को बेअसर करती है। और ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन में निष्क्रिय सार्स कोव 2 डेल्टा एंटीजन होता है, जिसमें अल हाइड्रोजेल एक सहायक के रूप में होता है। और ये कुत्तों, शेरों, तेंदुओं, चूहों और खरगोशों के लिए सुरक्षित होता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महारानी दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही बन गई हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। जो ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही बन गई हैं। यहाँ आपको इमेज में दिख रही हैं ग्रीन ड्रेस में, ये है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। फ्रांस के लुई 14 के बाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इतिहास में दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली राजशाही बन गई हैं। अब ये तो है दूसरी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली राजशाही। तो जो पहले नंबर पे हैं वो हैं फ्रांस के लुई 14, और इन्होंने शासन किया था 72 वर्ष और 110 दिन तक। ओके। और जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं, इन्होंने थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेश को भी पीछे छोड़ दिया है। और राष्ट्र की सेवा में इन्होंने 70 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और इसी के उपलक्ष्य में ब्रिटेन की जो 96 वर्षीय महारानी है, इनकी प्लेटिनम जयंती को भव्य आयोजनों के साथ मनाया जा रहा है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है वो है लंदन। और यूके के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो अभी हाल ही में नॉर्वे में चल रहे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट को आर प्रज्ञानंद ने जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, आर प्रज्ञानंद। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं आर प्रज्ञानंद, जिन्होंने शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है। भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद
नार्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 9 राउंड से 7.5 अंकों के साथ विजेता बने और शीर्ष वरीयता प्राप्त 16 वर्षीय प्रज्ञानंद अच्छी फॉर्म में थे और 9 राउंड तक नाबाद रहे ये। और इन्होंने अपने भारतीय साथी वी प्रणीत जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मास्टर है, इन पर जीत के साथ टूर्नामेंट का समापन किया। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, टेंसेंट ने फ्लिपकार्ट में कितने करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है? तो टेंसेंट ने फ्लिपकार्ट में 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है टेंसेंट और ये है फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पर जो टेंसेंट है, इसने फ्लिपकार्ट से कितने 2060 रुपए करोड़ की हिस्सेदारी खरीद ली है। ओके, तो देखिए, चीनी प्रौद्योगिकी समूह टेंसेंट ने फ्लिपकार्ट में अपने सह संस्थापक बिन्नी बंसल से अपनी यूरोपीय सहायक कंपनी के माध्यम से 264 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी। और सिंगापुर मुख्यालय वाली ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट का संचालन केवल भारत में ही होता है। और जो टेंसेंट है, इसकी स्थापना 11 नवंबर 1998 को हुई थी। इसका मुख्यालय है शेनज़ेन, ग्वांगडोंग, चीन में। और टेंसेंट की सीईओ है मा हुआटेंग, जिन्हें पोनी मा भी कहा जाता है। और टेंसेंट के अध्यक्ष हैं मार्टिन लाउ। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर सुब्रमण्य कुमार किस बैंक के एमडी और सीईओ बने? तो अभी हाल ही में आर सुब्रमण्य कुमार आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने आर सुब्रमण्य कुमार को आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और इन्हें आरबीएल के एमडी और सीईओ पद के लिए 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। कितने? 3 साल के लिए। और इससे पहले जो आर सुब्रमण्य कुमार हैं, ये सरकारी इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आरबीएल बैंक है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। और आरबीएल बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1943 में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है गोवा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। अब इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 से 12 जून तक मनाए जा रहे वित्त मंत्रालय के आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह के रूप में गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर का उद्घाटन किया। और इस उद्घाटन के अवसर पर धरोहर नाम की एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। और यहाँ पे जो गोवा है, गोवा की राजधानी है पणजी और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक ने गो डिजिट के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये फिनो पेमेंट्स बैंक। तो देखिए, फिनो पेमेंट्स बैंक ने शॉप इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए गो डिजिट जनरल के साथ साझेदारी की। इस साझेदारी के बाद फिनो पेमेंट्स बैंक और गो डिजिट जनरल छोटे और मध्यम वर्ग के जो बिजनेस हैं, इनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी बेचेंगे। और इसमें क्या होगा कि बीमा 1 वर्ष के लिए है, जो चोरी, भूकंप, आग, बिजली, तूफान, बाढ़ और दंगों के कारण इन्वेंट्री या सामान को नुकसान या क्षति को कवर करेगा। और जो फिनो पेमेंट बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 2017 को। इसका मुख्यालय है जोई नगर, नवी मुंबई में। और इसके एमडी और सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। आई होप आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। हाल ही में लंबी दूरी की दौड़ के लिए प्रसिद्ध किस दिग्गज का निधन हो गया? तभी हाल ही में लंबी दूरी की दौड़ के लिए प्रसिद्ध दिग्गज
हरिचंद जी का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हरिचंद जी। 2 बार के ओलंपिक और 2 बार एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता लंबी दूरी के महान हरिचंद जी का निधन जालंधर में हो गया है और ये 69 वर्ष के थे। हरिचंद जी ने 1978 के बैंकॉक एशियाड में 5000 मीटर और 10,000 मीटर का स्वर्ण पदक भी जीता था। इसके अलावा वर्ष 1975 में एशियाई चैंपियनशिप में 10,000 मीटर का खिताब भी जीता था इन्होंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रांड प्री 2022 जीती? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मैक्स वर्सेटप्पन ने। अभी हाल ही में मैक्स वर्सेटप्पन ने अजरबैजान ग्रांड प्री 2022 जीत लिया है और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है मैक्स वर्सेटप्पन। तो रेड बुल के मैक्स वर्सेटप्पन ने अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रांड प्री जीत लिया है। ये इनकी इस सीजन की 5वीं जीत थी और ये अब तक के रेड बुल के सबसे सफल ड्राइवर बन गए हैं। और इसके अलावा रेड बुल के ही सर्जियो पेरेज दूसरे स्थान पर रहे और मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल ये रहे तीसरे स्थान पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तो फ्रूट सॉफ्टवेयर क्या है, इसे और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने योजनाओं के लिए आधार आधारित, यहाँ पे आधार कार्ड का यूज होगा इस योजना में, तो आधार आधारित एकल खिड़की पंजीकरण के लिए किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। और जो फ्रूट सॉफ्टवेयर है, तो फ्रूट सॉफ्टवेयर स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड, किसका आधार कार्ड, और कर्नाटक की भूमि डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करके एकल पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कर्नाटक है वहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के बसवराज बोम्मई और राजधानी है कर्नाटक की बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश बन गया है कनाडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा कनाडा। तो देखिए, जो कनाडा देश है वो अब से प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी लिखने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और अब तक क्या हुआ करता था, तो अब तक जो जितने भी तंबाकू उत्पाद होते थे उन उत्पादों की पैकेजिंग पर ग्राफिक फोटो लगाकर चेतावनी दी जाती थी। लेकिन अब से क्या होगा कि अब हर एक सिगरेट पर चेतावनी दी जाया करेगी और हर एक सिगरेट पे जो संदेश लिखा जाया करेगा वो संदेश है पॉइजन इन एवरी पफ। इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब संदेश लिखा जाया करेगा पॉइजन इन एवरी पफ। और यहाँ पे देख लेते हैं, कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य होता है ये सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रक्तदाताओं को उनके महान कार्य के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। और 2022 के लिए जो थीम है विश्व रक्तदाता दिवस की वो भी देख लेते हैं। तो इसकी थीम है ब्लड डोनेशन इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट्स एंड सेव लाइफ। तो इसको याद रखिएगा। और विश्व रक्तदाता दिवस 2022 का जो मेजबान देश है वो देश है मैक्सिको। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है एंजेलो मैथ्यूज को और तुबा हसन को। तो इन दोनों को चुना गया है मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं श्रीलंका के
एंजेलो मैथ्यूज और ये हैं पाकिस्तान की तोबा हसन। और इन्हीं दोनों को चुना गया है मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो चलिए इस क्वेश्चन को और समझते हैं अच्छे से। तो श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज और पाकिस्तान की तोबा हसन को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। मैथ्यूज जनवरी 2021 में अपने पहले मैच के बाद से प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए हैं। और जो तोबा हसन है यह पुरस्कार जीतने वाली पाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है रूस। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, रूस बन गया है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश। मई 2022 में रूस सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो इसने किसे पीछे छोड़ दिया है रूस ने? सऊदी अरब को। और सऊदी अरब को पीछे छोड़ करके ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। और अगर भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता देश की बात करें तो वो है इराक। ओके, भारत ने मई 2022 में लगभग 25 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा, जो अपने सभी तेल आयातों का 16% से अधिक खरीदा। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, जिसका 85% से अधिक आयात किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 15 जून को। जो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है ये 15 जून को मनाया जाता है। और यहाँ आप इसकी इमेज देख सकते हैं। चलिए इसे और अच्छे से देखते हैं। तो विश्व बुजुर्ग जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। और यह दिवस जून 2006 से अस्तित्व में आया। और इस दिवस का उद्देश्य है बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करना और उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकना, ये इसका उद्देश्य होता है। और 2022 के लिए जो बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस का विषय है वो है बुजुर्ग दुर्व्यवहार का मुकाबला। ये इसकी विषय है 2022 के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? तो पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया। तो इसका क्वेश्चन बनेगा ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में पहली बार भारत और यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को maastricht, नीदरलैंड में हुई थी। और यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में। और यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। यूरोपीय संघ की जो संसद अध्यक्ष हैं वो है रॉबर्टो मेट्सोला। और यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो हैं चार्ल्स मिशेल। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, इमेज के साथ और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ दिया जा रहा है। इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और सभी एग्जाम की तैयारी के पर्पज़ से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप नोट्स जरूर बनाएं ताकि एग्जाम के टाइम पर आप अच्छे से रिविजन कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो अभी हाल ही में भारत ने कम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी 2, इसका सफल परीक्षण किया है ओडिशा में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2। तो ओडिशा के चांदीपुर स्थित परीक्षण केंद्र में कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का 15 जून को सफल परीक्षण किया गया। और ये जो मिसाइल है ये सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो है 350 किलोमीटर। और पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम भार के हथियार ले जाने में सक्षम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनप्रीत कौर
और परमजीत कुमार ने एशिया ऑन एशिया चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीत लिया है? तो अभी हाल ही में मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने एशिया ऑन एशिया चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है पुरुष वर्ग के खिलाड़ी परमजीत कुमार और ये है महिला वर्ग की विजेता खिलाड़ी मनप्रीत कौर। ओके। भारतीय पैरा पावर लिफ्टर्स मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ऑन एशिया चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। कौन सा? कांस्य पदक जीत लिया है। और ये जो चैंपियनशिप है ये 15 जून 2022 को, कब? 15 जून 2022 को दक्षिण कोरिया के प्योंगटेक में आयोजित की गई थी। महिला वर्ग में मनप्रीत कौर ने 41 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता, जबकि पुरुष वर्ग में 49 किलोग्राम वर्ग में परमजीत कुमार ने कांस्य पदक जीता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक राज्य का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य का नया लोकायुक्त न्यायमूर्ति बी.एस. पाटिल को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है न्यायमूर्ति बी.एस. पाटिल, जो कि अब कर्नाटक राज्य के नए लोकायुक्त होंगे। और इसे और अच्छे से समझते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो न्यायमूर्ति बी.एस. पाटिल हैं, इनका पूरा नाम है न्यायमूर्ति भीम नागौड़ा संगनगौड़ा पाटिल। इन्हें कर्नाटक का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। और जो न्यायमूर्ति बी.एस. पाटिल हैं, ये इससे पहले कर्नाटक के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके हैं। ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटक के ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके हैं। और इसके अलावा लोकायुक्त बनने के पहले ये उप लोकायुक्त के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और जो न्यायमूर्ति बी.एस. पाटिल हैं, ये किसके स्थान पर आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं पूर्व लोकायुक्त विश्वनाथ सेठी के स्थान पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में प्रथम स्थान पर रहा है केरल राज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और यहाँ आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA 2021 रिपोर्ट के अनुसार केरल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई सेवा वितरण आकलन में सबसे ऊपर रहा है। ओके। NESDA रिपोर्ट का 2021 संस्करण 12 जून 2022 को जारी किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या होता है? यह सरकारों को अपनी ई गवर्नेंस प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव प्रदान करता है। और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर लगभग 90% के समग्र अनुपालन के साथ सर्वोच्च स्थान पर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने भारत गौरव योजना के तहत कहां से लेकर कहां तक के लिए पहली ट्रेन सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु से लेकर के महाराष्ट्र तक। तो भारतीय रेलवे ने भारत गौरव योजना के तहत तमिलनाडु से लेकर के महाराष्ट्र के लिए पहली ट्रेन सेवा शुरू की है। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है भारत गौरव ट्रेन। ओके। भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को 14 जून 2022, कब? 14 जून 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और ये जो ट्रेन है, ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर उत्तर रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी के लिए रवाना हुई। और इस ट्रेन का जो संचालन है वो एक निजी ऑपरेटर साउथ स्टार के द्वारा किया जाएगा। और इसका उद्देश्य भी देख लेते हैं। तो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से नवंबर 2021 में थीम आधारित भारत गौरव ट्रेनों की घोषणा की गई थी। ओके। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सभी क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
हाल ही में औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। जो थाईलैंड है वो अभी हाल ही में औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। और अब थाईलैंड में मारिजुआना और भांग उत्पादों को उगाना और उनका व्यापार करना या फिर बीमारियों के इलाज के लिए पौधे के कुछ हिस्से का उपयोग करना अपराध नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जापान के बीच हुई पहली वित्त वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी भारत और जापान के बीच हुई पहली वित्त वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। भारत और जापान ने 16 जून 2022 को नई दिल्ली में पहली भारत-जापान वित्त वार्ता आयोजित की और इसमें वित्त मंत्रालय के सचिव अजय सेठ और जापान के मसातो कांडा ने संवाद का नेतृत्व किया। और इसका आयोजन मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति, वित्तीय प्रणाली और वित्तीय डिजिटलाइजेशन पर दोनों देशों के विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए किया गया। और इसके अलावा वार्ता का जो अगला दौर है वो टोक्यो में आयोजित होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSER 2022 अफोर्डेबल टैलेंट एशिया में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आया है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, केरल राज्य। जो केरल राज्य है वो GSER 2022 अफोर्डेबल टैलेंट एशिया में प्रथम स्थान पर आया है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यह है केरल राज्य जो कि प्रथम स्थान पर आया है। ओके। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER 2022 में जो अफोर्डेबल टैलेंट है इसमें केरल को एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है। पूरे एशिया में जो केरल है वो पहले स्थान पर आया है। और जो वैश्विक रिपोर्ट है इसकी, मतलब विश्व में जो केरल का स्थान है वो है चौथा। तो इसे पूरे एशिया में तो रखा गया है पहले स्थान पर। और अगर विश्व की बात करें, पूरे विश्व की रैंकिंग में, तो विश्व की रैंकिंग में आया है ये चौथे स्थान पर। ओके। और इस रिपोर्ट को नीति सलाहकार और अनुसंधान संगठन, स्टार्टअप, जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। और 2020 में जो पहली GSER रिपोर्ट थी उसमें केरल को एशिया में 5वां स्थान मिला था और पूरी दुनिया में इसको मिला था 20वां स्थान। कब? 2020 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी, जिन्होंने 16 जून 2022 को नई दिल्ली में इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष किस राज्य में शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। तो चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष 16 जून 2022 को शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में शुरू हुआ। और ये जो उत्सव है ये 3 दिवसीय उत्सव है और इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो उत्सव है यह देश का अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है और पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखते हैं। तो हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हेट स्पीच जो है वो किसी भी प्रकार का भाषण या लेखन होता है। तो हेट स्पीच में क्या होता है, ये जो भाषण होते हैं और लेखन होते हैं इनका असर क्या होता है,
तो इनकी वजह से धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता, नस्ल, रंग, वंश, लिंग या किसी अन्य पहचान कारक के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह पर हमला करता है या फिर भेदभाव करता है। तो इसलिए जो ये हेट स्पीच है, इनका मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और ये दिवस क्या करता है, ये नफरत फैलाने वालों को रोकने में मदद करता है। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 जून 2022 को कहाँ आयोजित होगा? तो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 जून 2022 को बीजिंग में आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और इसे और अच्छे से समझते हैं। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 जून 2022 को बीजिंग में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। 2022 में होने वाले 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो अध्यक्ष है वो है चीन। और वर्तमान में ब्रिक्स में जो देश शामिल हैं वो देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और यहाँ पर आप ये जो वर्ड्स देख रहे हैं ब्रिक्स है। तो ये जो ब्रिक्स शब्द है, ये जो देश हैं, इसमें जो देश शामिल हैं, इन्हीं के पहले अल्फाबेट से लिया गया है ब्रिक्स। जैसे बी से बना हुआ है ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से बना हुआ है साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका। और ब्रिक्स की जो स्थापना है वो 2009 में की गई थी और इसकी थीम है फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, एंड में ये है आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपने इससे पहले वाली वीकली करंट अफेयर की वीडियो देखी है तो आप ये टेस्ट बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं भी देखी है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लें और इस टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। ओके? तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की हमारी वीकली करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। और इस वीडियो में हमने 12 जून से लेकर के 18 जून तक के 18 जून तक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।